हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डील करने वाले हैं जो आज के यानी वर्तमान स्थिति में अभी चल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने जानते होंगे, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि वर्तमान में अभी जो श्रीलंका है वो कैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी से जूझ रहा है, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर आया हुआ है। यानी उसके पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं क्योंकि वो इतने कर्जे में डूब गया है, और उसके और भी कई कारण हैं जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि श्रीलंका बर्बाद क्यों हुआ, यानी क्या कारण थे कि आज श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी आई हुई है। चलिए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे श्रीलंका का क्या है मैप है, और इसमें ये हमने वर्ल्ड मैप बनाया है क्योंकि हमें इस चीज़ को समझने के लिए कि श्रीलंका में जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस आज के समय में जो आया है वो किस कारणों से आया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी हम श्रीलंका के बात कर लेते हैं, कब आज़ाद हुआ, या इसकी जो राजधानी इसकी जो कैपिटल है वो क्या क्या है। ठीक चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब रावण के समय में जब श्रीलंका में राज होता था, तो उस समय जब श्रीलंका की राजधानी क्या थी, उस समय श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर जब देश आज़ाद हुआ और उसके आगे बात हुई, जब देश आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 को, तो उसके बाद जब राजधानी को रखा गया तो अनुराधापुर से उसको हटाकर कैंडी कर दिया। फिर कैंडी को हटाकर कोलंबो रख दिया गया। फिर अब जो वर्तमान में है वो क्या है, श्री जयवर्धनपुरम। ठीक, तो इसकी जैसे हम देखते हैं तो 4 बार इसकी क्या होती है, इसकी राजधानी को परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले जब श्रीलंका था, जब उस समय बहुत ही प्राचीनतम काल में, तो क्या था, अनुराधापुर। फिर क्या हुआ, कैंडी हुआ। फिर क्या हुआ, कोलंबो। और आज जो वर्तमान में है वो क्या है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। इसका क्या नाम है, पूरा नाम श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो श्रीलंका को आज़ाद हुआ था वो कब आज़ाद हुआ था, 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि जो श्रीलंका है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस, या हम कहें फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे आज के समय में लग चुकी है। तो वह क्या क्या कारण थे जिनके कारण श्रीलंका में आज ये स्थिति पैदा हुई। तो चलिए देखते हैं। तो जब श्रीलंका आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 का जो दौर था, उसके बाद से ही एक और युद्ध, उसके तुरंत बाद ही हम कह सकते हैं कि एक और युद्ध होने लगा था। वो आप लोग जानते होंगे, वो कोल्ड वॉर, या हम इसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो शीत युद्ध में जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, बेसिकली शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का जो समय है वो हिस्टोरियन के द्वारा बिल्कुल निश्चित नहीं कहा जा सकता। कोई कहता है 1940 यानी वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड था वो जैसे ही ख़त्म हुआ वो तुरंत स्टार्ट हो गया था, यानी 1945 में ही क्या हो गया था, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब हम सोर्सेज देखते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो कोल्ड वॉर है वो है 1947, यानी 12 मार्च 1947 में हमारा स्टार्ट हुआ था। तो हम कोई भी एक डेट ले लेते हैं, उस पर हम बात करते हैं। ठीक, तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ट्रूमन डॉक्ट्राइन के द्वारा हम मान लेते हैं कि ट्रूमन डॉक्ट्राइन ने जो हमें दिया था उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो ट्रूमन डॉक्ट्राइन के अनुसार जो हमारा शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था वह हुआ था 12 मार्च 1947 को, और ख़त्म हो गया था 24 दिसंबर 1991 में। ठीक, तो चलिए हम ट्रूमन डॉक्ट्राइन के हिसाब से चलते हैं। तो ट्रूमन डॉक्ट्राइन समझ लेते हैं क्या है, पहले थोड़ा सा उस पर हम ऐड कर लेते हैं। तो ट्रूमन डॉक्ट्राइन बेसिकली क्या है कि उस 1947 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, यानी यूएसए के जो राष्ट्रपति थे, हैरी एस ट्रूमन, उन्होंने क्या करा, वो क्या चाहते थे, वो रूस के जो विस्तार को वो क्या कर रहे थे, यानी उनकी साम्यवाद की नीतियों को क्या कर रहे थे,
उसका विरोध कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। कब कर रहे थे? 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन क्या कर रहे थे? रूस की साम्यवाद की नीति को क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो इसी के आधार पर हम ट्रूमन डॉक्ट्राइन के बारे में बात करते थे। उसका उद्देश्य केवल क्या था? जो रूस की साम्यवाद की नीति हो, यानी जो वो उसके फैलाव यानी विस्तारवाद की नीति, यानी उसके जो यानी उसके विस्तार को क्या कर रहे थे? वो विरोध कर रहे थे। तो ये था ट्रूमन डॉक्ट्राइन। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। इसके माध्यम से हमें केवल उसके डेट का पता चलता है। यानी यहीं से हम देख सकते हैं कि जब विस्तार की नीति को वह यानी साम्यवाद की नीति को जब विरोध किया तो एक दूसरे में युद्ध हुआ। तो हाँ, इसी से स्टार्ट होता है। तो हम इसको लेकर चलते हैं और कई हिस्टोरियन 1945 को ही मान लेते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ और तुरंत ही क्या हो गया? हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो चलिए हम मानेंगे कोल्ड वॉर की तिथि ट्रूमन डॉक्ट्राइन के अनुसार स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1947 को और ख़त्म कब हुआ? 24 दिसंबर 1991 को। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में क्या मतलब श्रीलंका का इससे क्या रिलेशन है। तो समझिए कि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो कोल्ड वॉर का बेसिकली उद्देश्य था कि वर्चस्वता की लड़ाई थी। यानी हम जब देखते हैं तो हमें 1991 के पहले जो हमारा वर्ल्ड था वो हमारे दो ध्रुवीय ताकतों पर था। यानी हम बात करते थे जब 1991 के पहले तो हमारे पास दो ताकतें यानी दो सुपर पावर थी। यानी हमारा जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर वर्ल्ड था। यानी दो हमारे पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी शक्ति थी यानी सुपर पावर हम कह सकते हैं वह दो थी 1991 के पहले, यानी कोल्ड वॉर समाप्त होने से पहले। तो उस समय क्या हुआ था? वर्चस्वता के यानी वो दोनों ही पावर क्या चाहती थी कि हम मतलब वर्ल्ड पर शासन यानी हमारी नीति वर्ल्ड पर काम आए, यानी हम जो कहें वो सही हो। तो दोनों में ही वर्चस्वता की लड़ाई यानी सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही थी। तो उसी को हम क्या करते हैं? कोल्ड वॉर। और इसमें क्या होता है? इसमें वो कोई भी यानी इस बार में वो दोस्त आपस में सीधे युद्ध नहीं कर रहे थे। यानी वो सीधे यानी ऐसे नहीं जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ था कि वेस्टर्न ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक साइड में थे और दोनों में युद्ध चला था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें केवल क्या था? दो देश दो देश युद्ध लड़ रहे थे, वो थे अमेरिका और रूस, और उसके जो अलाइंसेस थे मतलब जो उसके साथी देश थे वो भी। लेकिन इसमें सीधे युद्ध नहीं हो रहा था। इसमें सीधे मैदानी युद्ध ऐसा नहीं चल रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि एक दूसरे को दबाया जा रहा था नीतियों के कारण, किसी दूसरे देश के विवादों के कारण। तो इसी के तहत हमारा श्रीलंका इसमें बच जाता है। ठीक, इसी के तहत बच जाता है। तो ये केवल वर्चस्वता की लड़ाई थी, यानी हम सुप्रीम है और हम सुप्रीम है। तो 1991 के पहले हमारे पास क्या थी? बाइपोलर वर्ल्ड थी, यानी हमारे पास दो सुपर पावर्स थी, एक अमेरिका और रूस। बेसिकली जब 1991 के पहले हम रूस को सोवियत संघ के नाम से जानते थे, यूएसएसआर के नाम से जानते थे, क्योंकि उस समय इसका विघटन नहीं हुआ था। ठीक, अब विघटन कैसे हुआ उसकी भी हम बात करेंगे। तो रूस को हम पहले क्या कहते थे? सोवियत संघ। 1991 के पहले सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका तो है ही, यानी यूएसए तो हम मानते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं श्रीलंका को। तो कैसे श्रीलंका इन चीज़ों में पड़ा, इसकी बात करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं कि युद्ध चल रहा था। युद्ध स्टार्ट हो गया 1947 में। ठीक, और श्रीलंका आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 में। चलिए, किससे आज़ाद हुआ? ब्रिटेन ने इसको कब्जा किया था और इसी से आज़ाद हुआ 1948 में। चलिए, अब शीतयुद्ध प्रारंभ हो गया था। मतलब अब दोनों ही देश अमेरिका और यूएसएसआर या सोवियत संघ आपस में अपने आप को क्या सुप्रीम सिद्ध करने के लिए लड़ रहे थे, इनडायरेक्टली लड़ाई कर रहे थे। ठीक, तो इसी के तहत जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा कोल्ड वॉर है वह हमारे 1947 से 1991 यानी 1991 तक चला। यानी हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो
कोल्ड वॉर है वह 44 साल और 9 महीने पूरा चला। तो इसी के बीच में 1975 में जब 1975 में श्रीलंका बढ़िया अपना शासन कर रहा था, वहाँ पर बढ़िया डेमोक्रेसी यानी संविधान सब लागू हो गया था, क्योंकि संविधान मतलब आज़ाद तो हो गया था काफ़ी पहले, 1948 में हो गया था, लेकिन जब 1975 तक बढ़िया आराम से चल रहा था जैसा देश चलना चाहिए। ठीक है, तो उस समय 1975 में कोल्ड वॉर तो चल ही रहा था। ये यूएसएसआर कह रहा था कि हम सुप्रीम है और यूएसए कह रहा था कि हम सुप्रीम है। तो इसी के में जो युद्ध चल रहा था उसमें सर्दियों के वक्त आप लोग जानते हैं कि आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर जो ये वाला एरिया है वहाँ पर क्या होता है, ये कैसा एरिया है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। शीत कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर गर्मी का वो नहीं है। तो यहाँ पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र बहुत है, यानी ये पूरा शीत कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है। तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण सर्दियों के वक्त जो यूएसएसआर का जो यूएसएसआर का या वर्तमान में कहें तो रूस का जो इतना एरिया वो क्या होता था, वह जम जाता था। कैसे जम जाता था? मतलब यहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर जाती थी कि यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर अब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको जूम कर दूँ। ठीक, तो यूएसएसआर का जो ऊपर का एरिया था वो क्या होता था, जम जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो गर्मियों में वक्त जब यूएसएसआर क्या करता था, यहाँ से अपनी सेना को भेज देता था लड़ाई के लिए, लेकिन सर्दियों के वक्त नहीं भेज पाता था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता था, यहाँ पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता था, वो यहाँ का जो समुद्र है कहें तो वो क्या होता था, जम जाता था। तो फिर अब युद्ध तो चला बहुत साल, 44 साल 9 महीने तक चलता रहा। तो हम क्या करें, तो मतलब रूस के यूएसएसआर क्या करता था, तो सर्दियों के वक्त वो क्या करता था, अपनी सेना को वो यहाँ से भेजता था, यहाँ से होते हुए पूरा ये इंडोनेशिया होते हुए यहाँ से लाता था, यहाँ से लाता था, और यहाँ से अपनी सेना को क्या करता था, यहाँ से अपनी सेना को मूव कराता था, यहाँ से अपनी सेना को क्या कराता था, मूव कराता था किसकी ओर, यूएसए की ओर। मतलब यहाँ पर ऐसे सेना को भेजा जाता है। पहले गर्मियों के वक्त तो वो ऊपर से ही भेज देता था, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों के वक्त इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती, तो यहाँ से आसानी से सेना जा सकती है। लेकिन सर्दियों के वक्त यहाँ पर शीत कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यानी कि बर्फ़ जम जाती है, यहाँ पर कोई सेना या व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होता था, वह सर्दियों के वक्त वो यहाँ से मतलब हिंद महासागर होते हुए, और जो हिंद महासागर है यहाँ से, जी हिंद महासागर से, यहाँ से हिंद महासागर से होते हुए यूएसए की तरफ भागता था अपनी सेना को लेकर। ठीक, तो क्या हुआ कि अमेरिका नहीं चाहता था कि वह मतलब यूएसएसआर अपनी सेना को क्या करे, हमारे मतलब यहाँ पर लाए। तो वह क्या करता था, सर्दियों के वक्त उसने क्या किया, 1975 में श्रीलंका को देखा कि यहाँ पर श्रीलंका के पास यूएसएसआर की क्या आती है, सेना निकलती है यहाँ से। तो यूएसए ने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए कि यहाँ से सेना को हम रोक सकें। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने श्रीलंका में एक द्वीप है, एक श्रीलंका में एक बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह। उसमें क्या किया, हम्बनटोटा बंदरगाह में एक क्या कर लिया, सैटेलाइट मतलब अपना सिस्टम बैठा लिया, यानी सैटेलाइट टावर। तो वहाँ से क्या करता था, सैटेलाइट टावर बैठा लिया। अब देखते हैं वो कहाँ है। देखिए हम श्रीलंका के मैप पर चलते हैं। श्रीलंका, देखिए आप लोग देख सकते हैं ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारे क्या है, श्रीलंका का मैप है। यहाँ पर देखिए ये है हम्बनटोटा बंदरगाह, ये आपको दिख रहा होगा, ये है हम्बनटोटा बंदरगाह, यहीं से आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ये श्रीलंका है, श्रीलंका के यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह है, जैसे यहाँ पर बड़े नक्शे में देख सकते हैं, ये हम्बनटोटा बंदरगाह है। यहीं पर क्या किया, यूएसए ने यूएसएसआर की सेना को रोकने के लिए एक सैटेलाइट सिस्टम यानी एक पूरा टावर यहाँ पर लगा दिया कि जैसे ही क्या हो,
यूएसएसआर आप लोग देख लें, आप लोग यहाँ पर देख लें, फिर हम जूम करें ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आए। तो ये हमारा हम्बनटोटा बंदरगाह था, यहीं पर यूएसए ने क्या किया था, अपना सैटेलाइट सिस्टम यानी टावर यहाँ पर लगा दिया था यूएसएसआर की सेना को रोकने के लिए। तो चलिए फिर से जूम कर लेते हैं अपना, देखने के लिए अच्छे से समझ में आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर तो श्रीलंका आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में यहाँ पर सैटेलाइट टावर लगा दिए 1975 में। और यूएसए ने क्या कहा, कहकर लगाया कि श्रीलंका से कि हम आपके यहाँ पर लीज पर लेना चाहते हैं, हम्बनटोटा बंदरगाह को हम यहाँ पर आपसे लीज पर ले लेंगे और आपको इसके बदले हम पैसे देंगे, आप हमें यहाँ पर सैटेलाइट टावर लगाने दीजिए जिससे आपके क्षेत्र का भी विकास हो सके। लेकिन श्रीलंका पागल था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारे देश में मतलब हमारे यहाँ एक मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी आ रही है। अब वो नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि हमारे पास पैसे आएंगे, वो हमारे लीज पर लेंगे, हमारे यहाँ पर उतने एरिया का विकास हो जाएगा। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये एक कोल्ड वार का हिस्सा बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ठीक है यूएसए श्रीलंका मान गया कि भाई यहाँ तुम आओ, हमारे यहाँ सैटेलाइट सिस्टम लगा दो। तो यहाँ पर क्या किया, अमेरिका ने तुरंत ही गया, उसने हम्बनटोटा बंदरगाह पे क्या लगा दिया, सैटेलाइट सिस्टम लगा दिया। अब भाई साहब जब सर्दियों में जैसे ही यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जैसे ही यहाँ से अपनी सेना को लेते हुए निकलता था, ताइवान चीन के यहाँ होते हुए, फिलीपींस इंडोनेशिया से होते हुए श्रीलंका यानी हिंद महासागर से होते हुए निकलता था। तो अब यहाँ पर श्रीलंका के पास से निकल रहा है, ये श्रीलंका है, यहाँ से निकल रहा है। तो अब वो सैटेलाइट सैटेलाइट से पता चलता था कि यहाँ पर यूएसएसआर की सेना जा रही। अब सैटेलाइट तो थी अमेरिका की, तो अमेरिका को तुरंत पता चल जाता था कि हाँ से यूएसएसआर की सेना अब आने वाली है। तो यूएसए की सेना यहाँ पर खड़ी हो जाती थी, एडवांस में ही यहाँ पर खड़ी हो जाती थी। यूएसएसआर की सेना जैसे ही यहाँ पर आती थी तो हिंद महासागर में जैसे प्रवेश करती थी तो यहाँ पर क्या होता था, श्रीलंका के में जो सैटेलाइट लगा उससे यूएसए को पता चल जाता था। तो यूएसए अपनी सेनाओं को एडवांस में ही यहाँ पर एडवांस में ही अपने सेना को जो उत्तर अटलांटिक महासागर है यहाँ पर क्या कर देता, एडवांस में खड़ी कर देता, जैसे ही आता था उसको मार देता था। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। यूएसएसआर कहने लगा था इनको कैसे पता चल जाता है कि हमारी सेना आने वाली है, इस समय यहाँ से आने वाली है। फिर पता चला, फिर जैसे ही तैसे उन्होंने रिसोर्सेस इकट्ठे किए तो वहाँ से पता चला यूएसएसआर को कि उन्होंने तो श्रीलंका में एक सैटेलाइट टावर स्थापित किया है जहाँ से पता चल जाता है कि हमारी सेना वहाँ जा रही है। तो भाई यूएसएसआर भाई गुस्सा हुआ तो उसने भाई मतलब देखा कि श्रीलंका से वो नाराज़ हो गया। श्रीलंका को उसने समझाया कि भाई तुम हटा लो यहाँ से। अब वो हटाए ना, क्योंकि वो उसने यूएसए को दे रखा था लीज पर, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। तो भाई श्रीलंका ने नहीं हटाया तो भाई यूएसएसआर भाई उससे नाराज़ तो था ही। फिर ये सब चीज़ें होने के बाद क्या हुआ, अब यूएसएसआर सीधे तो कुछ कर नहीं पा रहा था, ठीक। तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ से यूएसएसआर किसका, श्रीलंका का दुश्मन होने गया, ठीक। अब यहाँ पर अपनी कहानी यहाँ पर रुकती है। फिर स्टार्ट करेंगे अपन लोग यहाँ से। अब इसका हम मैप देखते हैं श्रीलंका का, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर अब बात यहाँ पर यूएसएसआर दुश्मन बन गया श्रीलंका का, कैसे बना हमने सारी कहानी बताई। अब यहाँ पर श्रीलंका में आ जाते हैं। तो उसी समय 1975 के आसपास श्रीलंका में अपना खुद एक बहुत ही बड़ा मतलब अलग ही सिस्टम का चल रहा था। अंदर ही गृह युद्ध के नाम से हम देख सकते, गृह युद्ध के रूप में हम देख सकते हैं, गृह युद्ध कहेंगे नहीं लेकिन हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1975 के दौरान ही यहाँ पर अपने ही आप में दो प्रकार के लोग रहते थे। एक साइड जो इतना एरिया था, ये एरिया मतलब उस साइड का जो एरिया था, ये कहें हम, तो ये क्या था, ये यहाँ पर तमिल लोग रहते थे और यहाँ पर जो बाकी लोग रहते थे श्रीलंका के तमिल लोग, यानी तमिल लोगों से मतलब ऐसा है कि
तमिल भाषा बोलने वाले यहाँ पर जो लोग थे वो तमिल भाषा बोलते थे, और यहाँ पर जो लोग थे तो वो जनरली अपनी भाषा बोलते थे। ठीक, सिंगली कह सकते हैं या वहाँ पर जो भी होंगे। तो यहाँ पर तमिल लोग उस साइड तमिल लोग रहते थे। तो यहाँ के जो लोग थे इस एरिया के, वो लोग क्या करते थे, तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को क्या करते थे, अपने आप से तुच्छ समझते थे। यानी वो कहते थे कि आप मतलब यहाँ से जाओ, यहाँ पर मतलब आप नहीं रह सकते, तमिल भाषा बोलने वाले थे। तो वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरनल उनकी प्रॉब्लम थी बहुत ही ज़्यादा। तो उसी समय चल रही थी जब श्रीलंका यूएसएसआर का दुश्मन बना। तो उसी समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि ये लोग मतलब ये जो तमिल भाषा नहीं बोलते थे वो तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को बहुत ही मतलब परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, मारते थे, उनके परिवार वालों को मार देते थे। तो ये यहाँ पर अलग लेवल की बात चल रही थी। फिर उसी समय क्या हुआ कि जब ये बहुत ज़्यादा होने लगा तो तमिल भाषी लोगों में से एक नेता निकल कर आया कि अब भाई विरोध करना पड़ेगा, नहीं अब हद से पार हो रहा है कि आप हमारे यहाँ मार रहे हैं, सभी को मार रहे हैं, तो ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में एक नेता उभर कर आता है प्रभाकरण। वो प्रभाकरण आता है, वह क्या करता है, जापना से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संगठन की शुरुआत करता है जिसका नाम है लिट्टे। आप लोगों ने सुना होगा LTTE। एक संगठन का प्रारंभ करता है प्रभाकरण। LTTE या हम जैसे लिट्टे कहते हैं, LTTE या जैसे हम लिट्टे कहते हैं। ठीक, तो LTTE का पूरा नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का जो मतलब उसको संस्थापक था वो क्या था, प्रभाकरण ने क्या किया कि भाई अब भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उससे रोकने के लिए इन लोगों के खिलाफ उसने क्या किया, LTTE का मतलब ऑर्गेनाइज किया। और उसका पूरा नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये क्या था, ये अब भाई इनके विरोध में लड़ रहा था कि भाई हम तमिल भाषी लोग हैं लेकिन आप हमें क्यों मार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक LTTE एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। किनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जो तमिल भाषी लोगों को परेशान कर रहे थे। ठीक, तो LTTE भाई बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन गया धीरे धीरे करके। 1976 तक आते आते LTTE बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया। यानी इस संगठन के पास, इसे हम नेक्सलाइट्स कह सकते हैं, इस मतलब LTTE को नेक्सलाइट संगठन कहते हैं, नेक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कह सकते हैं कि इसने भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वायुसेना, मतलब उसने अपनी मतलब संगठन की वायुसेना बना ली, अपने संगठन की मिलिट्री पूरी मतलब बहुत ही ज़्यादा आर्म फोर्सेस इकट्ठा कर ली। यानी ऐसी मतलब हर एक चीज़ उनके पास आर्मी की। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया ये संगठन। इतने एरिया में इतनी ज़्यादा ताकत हुआ कि श्रीलंका भाई दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। एक तरफ थे LTTE वाले, एक तरफ था जो श्रीलंका का वो बाकी हिस्सा वो था। तो यहाँ पर पूरा LTTE का ही राज चलता था। और LTTE वाले क्या करते थे, यहाँ पर जो अब भाई वो बदला तो लेंगे कि आपने पहले हमें परेशान किया तो अब भाई वो बदला लेंगे। तो वहाँ पर अब वो इतना ताकतवर हो गया LTTE कि यहाँ पर जो भी विकास होता था, यहाँ पर जो भी मतलब नई चीज़ बनती थी जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी सहायता दें, तो उन सभी चीज़ों को क्या करते था, बर्बाद कर दे। चूँकि इसके पास सब मिसाइल, वायुसेना, मिलिट्री सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर इस एरिया में जो भी विकास होता था, यानी वहाँ पर ट्रेन के लिए ब्रिज बना, पुल बना, उन सभी को मार दिया जाता था। उसको सबको मार देते थे मिसाइल से गिराकर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता करे उसको क्या कर देते, या कोई भी ऐसी चीज़ मतलब लोगों को मारना, यानी सीधे धड़ाधड़ यहाँ पर बम गिरा देते थे, जिससे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई तो भाई अब ये बहुत परेशान हुए। तो अब श्रीलंका जो ये हिस्सा था, श्रीलंका वालों ने क्या कहा, भाई अब वो भारत से मदद मांगने लगे। उन्होंने भारत से कहा भाई हम लोगों के यहाँ पर देखो, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरनल मतलब जो अशांति है वह बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, यानी आंतरिक शांति यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो आप मेरी मदद कीजिए।
अब भाई आता है रूस। अब आता है रूस। अब भाई रूस तो भाई श्रीलंका के दुश्मन था, और रूस और भारत दोस्त थे। अब भाई रूस अपना यहाँ पर कह रहा है भाई भारत से कि अब नहीं, अभी शांत रहना, श्रीलंका के मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि भाई उसे तो बदला निकालना था श्रीलंका से ही, रूस से, और रूस भारत का अच्छा मित्र है। तो भाई रूस की बात भारत ने मानी, और श्रीलंका का उस समय एलटीटी को मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, अला उसने एलटीटी का ही सपोर्ट किया। जब रूस ने कहा भाई, अब रूस तो चाहता था श्रीलंका बर्बाद हो, और वास्तव में बर्बाद हो रहा था, क्योंकि एक तरफ एलटीटी यानी ये दोस्त दो मतलब दो क्षेत्रों में बट गया था, एक एलटीटी का, एक श्रीलंका का। तो यहाँ पर एलटीटी वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस कर रहे थे। तो भाई रूस तो यही चाहता था कि भाई तुम निपटो। तो भाई उसने भारत को कह दिया भाई अभी तुम आप शांत बैठिए, आप यहाँ पर इसके बारे में दखल ना दीजिए। तो भाई श्रीलंका भाई बोल रहा था, तो अब भाई नहीं किया, भारत ने मदद नहीं करी। तो भाई ज़्यादा उछल रहे थे पहले, काहे के लाने दिया था हम्बन टोटा बंदरगाह, जिससे यूएसआर को दिक्कत हुई। तो यहाँ पर बस श्रीलंका भाई अब भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो अब श्रीलंका पर दबाव आया। तो श्रीलंका पर जैसे ही दबाव आया तो श्रीलंका समझ गया कि भाई भारत इसलिए हमारी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पर यूएसएसआर के खिलाफ यूएसए का यहाँ पर हम्बन टोटा बंदरगाह पर क्या सैटेलाइट सिस्टम लिए रखे हैं। तो भाई अब ऐसी स्थिति में भाई उसने क्या किया, श्रीलंका ने अमेरिका को उसका जो सैटेलाइट सिस्टम हटाने के लिए उसको दबाव डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई डालना ही पड़ता, नहीं श्रीलंका बर्बाद हो जाता, उस समय बर्बाद हो जाता, एलटीटी ख़त्म कर देता, क्योंकि भारत तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा था। तो यहाँ पर हम्बन टोटा बंदरगाह से मतलब यूएसए ने अपना सैटेलाइट सिस्टम हटा लिया, मतलब जैसे तैसे श्रीलंका ने उसको कन्विंस किया कि आप हमारे यहाँ से सैटेलाइट सिस्टम हटा लिए। तो यूएसए ने अपना सैटेलाइट सिस्टम वहाँ से क्या किया, हटा दिया। बस जैसे ही इस सैटेलाइट सिस्टम हटा, भारत ने रूस को यानी यूएसएसआर को क्या की जानकारी दी कि भाई यूएसएसआर यहाँ पर श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह से अब यहाँ पर सैटेलाइट सिस्टम नहीं है। तो भाई अब यूएसएसआर कहने लगा हाँ अब आप यहाँ पर मदद कर सकते हैं, जो भी मदद करना चाहें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यूएस मतलब रूस और भारत दोस्त क्यों है। तो इसी कारण से कि रूस को जब मदद होती है तो भारत उसके साथ होता है, और जब भारत को मदद होती है तो रूस उसके साथ होता है। तो यही यहाँ एक कारण माना जाता है कि हम लोगों की दोस्ती बहुत पहले से चलती आ रही है। तो यहाँ पर अब रूस कहने लगा भाई अब आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम हट गया, अब उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। यूएसएसआर अब आसानी से सर्दियों के वक्त ऐसी रास्ते से यूएसए की ओर बढ़ सकता था। तो भारत ने क्या किया, उस समय क्या थे, राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, 1976 की बात है। तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, फिर अब एलटीटी वालों को कहा भाई अब नहीं, तो एलटीटी वालों को कहा कि आप अब अपने हथियार डाल दो, अब बिल्कुल आप इनका मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, हथियार डाल दो, नहीं तो मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ। तो भाई एलटीटी वाले बहुत ताकतवर हो चुके थे 1976 तक। तो उन्होंने क्या कहा, भाई हम नहीं करेंगे, अब हम एक अलग देश बनाएंगे, ऐसी बात उठने लगी। यानी एलटीटी वाले कहने लगे कि हम एक अलग देश बनाएंगे, हम श्रीलंका को बर्बाद कर देंगे, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो भाई अब राजीव गांधी भाई साहब भाई गुस्सा में, अब यहाँ पर और जो एलटीटी वाले कहने लगे कि पहले आप हमारी मदद कर रहे थे और अब आप विरोध कर रहे हैं। तो राजीव गांधी ने कहा वो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण ऐसा करना पड़ता ही है, तो अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर आप आंतरिक जो सुरक्षा है उसको डैमेज नहीं कर सकते, यानी जो अशांति फैली है उसको शांत कीजिए। आप एलटीटी को अपने मतलब आत्मसमर्पण कर दीजिए इन लोगों के सामने। एलटीटी वालों से कहा आप लोग श्रीलंका यानी ये वाला जो क्षेत्र था उसके सामने आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। अब एलटीटी वाले कहेंगे हम नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो राजीव गांधी ने सैन्य मतलब सेना भेजी, मतलब वहाँ की जो अशांति यानी एलटीटी को शांत करने के लिए सेना भेजी, भारतीय सेना को भेजा, और उसने भारतीय सेना ने उसको क्या किया, शांत कर दिया, यानी उसको ख़त्म कर दिया एलटीटी वालों को। तब भी पूरी तरह से एलटीटी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत वहाँ पर रह गया, छोटा मोटा हिस्सा इसका रह गया।
मतलब थोड़ा ही, अब बहुत बड़ा संगठन पूरी तरह से तो समाप्त हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। तो कुछ उसके सक्रिय नेता बचे, मतलब जो सक्रिय समुदाय में जो भी लोग थे वो बचे, लेकिन एलटीटी वालों का जो मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप था वो ख़त्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर मतलब जो ये वाला एरिया था उसने उस पर आधिपत्य कर लिया, यानी उसने इसको दबा दिया। तो अब जब एल ख़त्म हुआ, यानी पूरी तरह तो नहीं हुआ था लेकिन ख़त्म हुआ, तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। मतलब फिर मार धाड़, मतलब और ज़्यादा, पहले तो करता ही था वो, उससे और जब एल बनानी है तब तो करता ही था, लेकिन अब जब एल ने आत्मसमर्पण कर दिया तो ये वाला एरिया मतलब एल वालों को, यानी तमिल भाषी बोलने वालों को यहाँ पर और ज़्यादा परेशान करने लगा। वहाँ के मतलब बच्चों को मारने लगा, यानी बहुत सारी चीज़ें होने लगी, मतलब पूरा बहुत ही दिक्कत थी। तो यहाँ पर अलग सिस्टम चल रहा था। तो यहाँ पर एल वाले भारत से भी नाराज़ थे, यानी भारत से नाराज़ थे, पहले आप हमारी मदद कर रहे थे, फिर आपने सैन्य शक्ति भेजकर हमारे यहाँ पर मतलब हमारे एल को ख़त्म कर दिया। तो ऐसी स्थिति में एल वाले भी हमारे यहाँ क्या करते, या लिट्टे के जो लोग थे वो भारत से, हमारे भारत से क्या थे, नाराज़ थे। तो ऐसी स्थिति में जब आप लोग तो एल वालों ने क्या किया, ऐसा माना जाता है कि एल वालों ने मतलब एक मतलब महिला आतंकी को चेन्नई में जब राजीव गांधी सभा कर रहे थे उस समय माला डालने के बहाने से उनके पास गई और उसने जो बम लगाया था उसको दबा दिया, और चेन्नई में क्या उनकी देहांत हो गया, किनका, राजीव गांधी जी का। तो ऐसा माना जाता है कि लिट्टे मतलब वो संगठन, जिस संगठन की वो आतंकी महिला थी, वह क्या था, लिट्टे ही था, और वह इसी नाराज़गी के कारण राजीव गांधी को उनको मतलब बम से उड़ा दिया। तो यहाँ पर उसने भाई नाराज़ तो था ही, क्योंकि लिट्टे का पहले उसने सपोर्ट किया, फिर अब उसको सैन्य शक्ति भेज कर उसको समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रूस से बहुत ही श्रीलंका अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल मतलब दिक्कत आ गई, क्योंकि अब वहाँ पर इतना ज़्यादा तामझाम, इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर अशांति फैल गई थी कि आप लोगों ने देखा लिट्टे ने पहले इन लोगों को बर्बाद किया, यानी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सब बंद हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा वो आ गया, बहुत ही ज़्यादा अशांति फैलने के कारण यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं रही। तो 1976 में ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गए, यहाँ पर बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। जब पैसा नहीं बचा तो यहाँ पर कूद पड़ता है चीन आता है, ये हमारा चीन है, यहाँ पर चीन आ जाता है, ये चीन कूद पड़ता है, और श्रीलंका में दिखता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम क्या करें, इन लोगों को कर्जा दे दें, लोन दे दें। तो यहाँ पर चीन ने ऐसा ही किया। चीन ने क्या किया, श्रीलंका को फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा लोन दिया, मतलब पैसे दिए, आप लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, यहाँ पर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कीजिए, यहाँ पर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाइए, हम आपको क्या देते हैं, कर्ज देते हैं। तो यहाँ पर चीन ने इतना ज़्यादा कर्ज दे दिया, चीन ने हद से ज़्यादा, मतलब जितनी श्रीलंका की बर्थ नहीं थी उससे ज़्यादा उसको कर्जा दे दिया कि आप अपने यहाँ काम कीजिए और मतलब अपने यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए, मकान मतलब हर चीज़ बनाइए, आप लोग रोड बनाइए, सड़क बनाइए, लाइट लगाइए, पार्क बनाइए, सब कुछ बनाइए कि अपने आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। लेकिन चीन का उद्देश्य तो कुछ अलग था, वो चाहता था कि आप हमसे कर्जा लें, फिर हम आप पर आधिपत्य करें, क्योंकि आप लोन तो चुका नहीं पाए थे, क्योंकि श्रीलंका वालों ने उससे हद से ज़्यादा लोन ले लिया था। तो इसी के तहत चीन ने इसको क्या किया, कर्जा दिया, तो श्रीलंका भाई सही आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो गई उसकी, लेकिन कर्जे में डूबा हुआ था, कर्जे में डूबे होने के कारण क्या हुआ, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो सही चल रही थी लेकिन कर्जे में तो डूबा हुआ था ना। तो तब तक तो कुछ चलता रहा, 1976 के बाद ये सब चलता रहा, चीन और इसके अच्छे संबंध रहे, और ये भारत को चिढ़ाने लगा कि भाई हमारे यहाँ देखो ये विकास हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कर्जा तो ले ही रखा था, वो नहीं दिख रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही थी, जीडीपी भी सही चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था।
लेकिन जब आया कोरोना, कोविड, कोविड में क्या हुआ, कोविड जैसे ही आया तो सारी चीज़ें, आर्थिक गतिविधि जो थी सारी बंद हो गई। तो ऐसी स्थिति में भाई अब इसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बिगड़ गई यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी थी सारी बंद हो गई थी। तो ये पैसा नहीं, वो मतलब इसके पास पैसा तो था नहीं क्योंकि कर्जे में था, तो पैसा जो भी आता था वो चीन ले जाता था, यानी चीन के पास जाता था क्योंकि कर्जे में डूबे थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत हो गई सन 2020 में। तो यहाँ पर कोरोना के कारण ये इतना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो भी अर्बनाइजेशन वो सारा ख़त्म हो गया। यहाँ का जो मार्केट वो क्रैश हो गया। तो यहाँ का कोविड के कारण सब कुछ बर्बाद। तो कोविड के बाद आप लोग जैसे ही देखते हैं तो अभी देखते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन आ गई, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो ये सारे कारण इन पर इफ़ेक्ट करते हैं कि उन्होंने पहले ये कोल्ड वॉर का हिस्सा बन गए और फिर चीन ने इनको लोन दे दिया, तो जब और फिर जैसे तैसे इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, कोरोना आ गया तो बर्बादी हो गई। ठीक, तो ये कारण थे कि श्रीलंका वर्तमान समय में क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है। तो ये सारे कारण बहुत ही अच्छे कारण थे, मतलब अच्छे कारण क्या, मतलब ऐसे कारण थे जिनसे श्रीलंका बर्बाद हुआ। तो गलती श्रीलंका की है, क्यों उसने हम्बन टोटा बंदरगाह उनको दिया यूएसए को, तो फिर दिक्कत तो होनी थी। तो जब काम ऐसा करोगे तो फल भी ऐसा ही पाओगे। तो जैसी करनी वैसी बढ़नी, बात कहें तो ठीक। तो श्रीलंका ऐसे बर्बाद हो गया। तो आज के समय आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, लोग मतलब वहाँ पर पहले किसी के शासन माना नहीं, मतलब कौन किस क्या सरकार चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये बात थी। अब कोल्ड वॉर जैसे आप लोगों ने देखा कि कोल्ड वॉर एक अलग ही लेवल पर बात कर रहा था। कोल्ड वॉर देख रहे हैं आप लोग, सीधे सीधे लड़ाई नहीं हो रही थी, वर्चस्वता की लड़ाई थी कोल्ड वॉर में, और हम यूएसएसआर के साथ थे। तो उसका प्रभाव देखिए, यहाँ पर श्रीलंका निपट गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया श्रीलंका में, और भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के देहांत हो गया। तो आप लोग देख रहे हो कि केवल दो शक्तियों यानी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच युद्ध होने के बावजूद श्रीलंका ख़त्म, और भारत के जो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी तो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो बताइए, देख सकते हैं कोल्ड वॉर इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, 44 साल 9 महीने तक चला था और यह ख़त्म हुआ था, उसका भी ये कारण। तो 1991 के बाद यूएसएसआर क्या हुआ, विकसित हो गया, यानी कई 15-16 देशों में यह क्या होगा, विकसित हो गया, मतलब बट गया 1991 के बाद। तो फिर 1991 के बाद एक शक्ति, केवल पूरे वर्ल्ड में एक ही शक्ति बची थी, वह थी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। केवल एक ही शक्ति। 1991 के पहले तो दो शक्ति थी, यूएसएसआर, अमेरिका। लेकिन क्या हुआ 1991 के बाद यूएसए एकमात्र वर्ल्ड की क्या हुआ शक्ति बन गया, यानी मोनोपोलर पावर हो गया वर्ल्ड की। यानी अब जो भी ये नीति बनाता था उसको सबको माननी पड़ती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया था। लेकिन जब तो आप लोग देखते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच बिल्कुल नहीं जमा। वर्तमान में भी आप लोग देख रहे हैं कि रूस ने जब जो ये हमारा यूक्रेन है, यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन पर हमला किया, तो यूएसए इसका विरोध कर रहा है। तो इन लोगों के बीच में काफ़ी समय पहले से ही ऐसी चीज़ें होती रही हैं, तो आज भी ये हो रहा है, तो कोई कहने के लिए नहीं है। और जब ठीक है, तो यहाँ पर यूक्रेन यहाँ पर पिस रहा है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक कोल्ड वार की तरह है। ये भी अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, ये भी अपना वर्चस्व बनाने, इसके चक्कर में यूक्रेन की ऐसी तैसी हो रही है, यूक्रेन पिट रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में कोल्ड वॉर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हुआ कि उससे सीधे सीधे नहीं लड़े थे, लेकिन भाई आसपास के देशों के साथ मतलब वर्चस्वता की लड़ाई थी, सीधे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन
क्या हुआ, जो भी इस युद्ध में बीच में आया उसका काम थोड़ा बिगड़ा। जैसे कि श्रीलंका आया, तो श्रीलंका तो ख़त्म ही हो गया, भारत के प्रधानमंत्री का मृत्यु हो गई, तो ये सारी बातें हुई। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं कोविड के बाद, तो कोविड के बाद जो हमारा वर्ल्ड है वो फिर से मल्टी पोलर पावर में परिवर्तित हो। पहले तो दो ही पावर थी और 1991 के बाद एक ही पावर है, लेकिन अब मल्टी पोलर पावर है, क्योंकि सभी लोग अब एक ही पल्ले में आ गए हैं। कोई सुपर पावर अब कह नहीं सकते कि अभी हम कह नहीं सकते कि सुपर पावर यूएसए है, क्योंकि उसकी नीति अब कोई ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि अब भारत भी एक सुपर पावर मतलब एक ताकत के रूप में उभर रहा है। क्योंकि कहीं कोविड के बाद जैसे हमने एक वैक्सीन अपनी निकाली, तो उससे कई लोगों को वो हम लोगों ने मदद की, कई देशों की, और बहुत सारी चीज़ें हमने की, दूसरे देशों में अनाज भिजवाया। तो हमारी भी कहीं ना कहीं नीति, यानी हमारी भी विदेश नीति सभी देशों को प्रभावित कर रही है। तो हम भी एक मतलब पावर का हिस्सा हैं। तो अब हम नहीं कह सकते कि हमारा जो देश है वह मोनोपोलर पावर के रूप में है, नहीं। अब हम कहेंगे कि हमारा जो विश्व है वो मल्टीपोलर पावर में है। मतलब अब पता नहीं चल रहा कौन किसके हाथ में क्या शक्ति है, नहीं सभी अब समान, एक ही समान पड़ने में है। ठीक, लेकिन फिर भी यूएसए अपना दबदबा बनाना चाहता है, और अभी अब देख लें यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें यूएसए यूक्रेन की मदद कर रहा है और रूस यूक्रेन को ख़त्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों ने समझा अपना बेसिकली अपना जो मेन टॉपिक था वो क्या था, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस या फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, क्या कारण थे, इसका क्या क्या परिणाम पड़ा, भारत पर इसका क्या परिणाम पड़ा, या भारत ने इस पर क्या मतलब मूवमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।